नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। इंश्योरेंस से आपको सुरक्षा मिलती है, लेकिन फिर भी लोग निवेश के लिए इसे खरीद लेते हैं। हमने आपको योर मनी के जरिए कई बार बताया है कि इंश्योरेंस निवेश का जरिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अक्सर आपके ऐसे ही सवाल मिलते हैं। एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। उससे पहले देख लेते हैं कि आज योर मनी में इंश्योरेंस में क्या खास है। पॉलिसी लेते समय जानकारी छिपाने के क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स। क्लेम देते समय क्या तंग करती हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां। और गारंटीड रिटर्न चाहिए तो क्या इंश्योरेंस लेना होगा सही फैसला। और इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन। रुंगटा, हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। चेन्नई से मिस्टर अशोक माली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैम, मैंने एक जीवन आनंद पॉलिसी अभी हाल ही फिलहाल लिया है, जिसका सम अश्योर्ड 15 लाख रुपए है। ठीक है। और ये मैंने लिया है 21 ईयर्स के टर्म के लिए। और यहाँ पे इनकी फोन लाइन कट गई है, लेकिन हर्ष, इनका सवाल हमारे पास है। जैसे कि उन्होंने बताया, इन्होंने एक पॉलिसी ले रखी है यहाँ पर, और एक्चुअली ये अपने लिए एक और पॉलिसी लेना चाहते हैं। एक्चुअली इनके पास है ही ICICI गारंटीड मनी पॉलिसी, और इसके अलावा ये जो पॉलिसी की बात कर रहे थे वो भी पॉलिसी इन्होंने ले रखी है। तो जानना चाहते हैं कि अब क्या करें, बने रहें या निकल जाए इन दोनों ही पॉलिसीज में से। वेल अशोक जी, पहली बात, जो बेस्ट तरीका इंश्योरेंस खरीदने का है वो है टर्म प्लान। यही उसका पर्पस है कि आप अपने जो रिस्क है वो एक कॉस्ट देके वो रिस्क को आप एक इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर करते हैं। जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज या डेट होते हैं आपके पास, PPF है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके आपके पास होते हैं जो प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। सो अगर हम आइडियली और टेक्निकली बात करें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए आपकी रिस्क कवरेज के लिए, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास होने चाहिए बाकी सारे जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। अब कई बार क्या होता है कि हर इंसान एक फाइनेंशियली savvy नहीं होता है। वो चाहता है कि कन्वीनियंस के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स वो मर्ज करके वो एक पर्टिकुलर स्कीम खरीद लें, जिनमें उनका दोनों का काम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस बोथ। सो इसी के लिए काफी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको जो इंश्योरेंस प्लान्स बनाती हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स भी मिलते हैं और आपका इंश्योरेंस कवरेज भी होता है। ट्रेडिशनल पॉलिसीज हो गई, यूनिट लिंक पॉलिसीज के तौर पे हो गई। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनमें भी कई स्कीम्स होती हैं जिसमें आपको इंश्योरेंस कवर फ्री दिया जाता है या चार्ज किया जाता है, और वो आपके यूनिट्स के साथ बंडल किया जाता है। अब ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या करे। वो इंडिविजुअल पॉलिसीज खाली टर्म पॉलिसी अलग से ले, इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज करें या दोनों क्लब करके करें, ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की प्रोफाइल पे, उसकी जरूरतों पे। ये चीज अगर आपको अच्छी तरह समझनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप एक 1-to-1 मीटिंग एक फाइनेंशियल प्लानर से करें। आपसे वो समझेंगे कि आप इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं या चाहते हैं मैनेज करना, वो आपको ऑप्शंस देंगे। सिंपली आपको बताना कि वेदर इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, नहीं, मैं आपको वो सुझाव अभी नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिल लीजिए, आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, आपकी जरूरतों को देखते हुए वो आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। शायद वो कॉम्बिनेशन वाला हो सकता है या इंडिपेंडेंट हो सकता है। आइडियली स्पीकिंग, जैसे मैंने बताया, अलग अलग करिए। आपके रिटर्न्स या जो आपको एंड में बेनिफिट मिलेगा वो इंश्योरेंस सेपरेट और इन्वेस्टमेंट सेपरेट करेंगे, आपको ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। तो हर्ष, अभी तो आगे के लिए हमने इन्हें सलाह दे दी कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन अगर ये जो पॉलिसीज का इन्होंने जिक्र किया है उसको लेके किस तरह का डिसीजन यहाँ पर अगर उन्हें चाहिए हो, योर मनी से चाहिए हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज ऑलरेडी शुरू कर रखी हैं और काफी पेमेंट कर रहे हैं इस पॉलिसीज में, फिलहाल ये बने रह सकते हैं जब तक इन्हें कोई दूसरी एक डिटेल जो हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन एक फाइनेंशियल प्लानर मिलकर अगर नहीं करते हैं, तब तक डेफिनेटली बने रहना चाहिए। और फिर उसके डिस्कशन के बाद अगर ये निर्णय निकलता है कि वो सेपरेट करना है, बेटर है, तो शायद ये बंद करने की उस समय सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये इनमें बने रह सकते हैं। बने रहने की सलाह ही आपको दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे प्रशांत शिंदे ने हमें ईमेल भेजा है, और इन्होंने LIC की जीवन सुरभि पॉलिसी ले रखी है। जानना चाहते हैं कि ये इसमें बने रहें या निकल जाए। नवंबर 2010 में इन्होंने ये पॉलिसी ली थी। तो बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल मनी बैक पॉलिसी है, हर्ष, और जहां पर शायद इनके पास चॉइस होता है 3 प्रीमियम कम से कम भरने का, जो कि मेरे ख्याल से ये भर चुके हैं। एब्सोल्युटली।
प्रशांत जी, आपकी जो जीवन सुरभि पॉलिसी है, इसके फीचर्स है इंक्रीजिंग लाइफ कवर होता है। इसमें एवरी 5 इयर्स जो भी आपका ओरिजिनल लाइफ कवर है उसका 50% बढ़ा दिया जाता है और आपकी इस प्रकार 25 साल तक पॉलिसी चलती रहेंगी। आपने 3 साल मिनिमम प्रीमियम इस पॉलिसी में भर दिया है और आपने बहुत स्पेसिफिकली पूछा कि अगर आप बंद करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप क्योंकि 3 प्रीमियम भर दिए गए हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है कि आप पॉलिसी पेड अप करवा लें या दूसरा है आप सरेंडर कर दें। पेड अप एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर आप आगे से कोई भी प्रीमियम नहीं भरते हैं पॉलिसी ऑटोमेटिकली पेड अप हो जाएगी और एक बेनिफिट्स जो आज तक अक्रू किए गए हैं पॉलिसी में, जो बोनसेस के रूप में अक्रू हुए हैं, वो वहीं फ्रीज हो जाएंगे और आपको जो ओरिजिनल पॉलिसी टर्म है जो 25 इयर्स का है, 22 साल फ्रॉम नाउ, आपको उस समय वो पैसे जो भी आज की तारीख में फ्रीज किए गए वो उस समय ऐसे के ऐसे दे दिए जाएंगे। इसका अगर आप पेड अप वैल्यू जानना चाहते हैं आप LIC की ऑफिस में जाके इसे पूछ सकते हैं, या तो उसका फॉर्मूला भी एक बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड, उसे आप डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल इनटू द सम इंश्योर्ड प्लस जो भी बोनसेस अक्रू हुए हैं। और अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर में मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा हेवी पेनल्टीज होती हैं। आप आज अगर पैसे इस पॉलिसी से निकालना चाहते हैं तो आपने जितना प्रीमियम भरा है उतना भी आपको वापस नहीं मिलेगा। जो मिनिमम गारंटीड सरेंडर वैल्यू है वो भी बताया जाता है ऑलरेडी, वो है 30% ऑफ ऑल द प्रीमियम्स दैट यू हैव पेड माइनस द फर्स्ट ईयर। तो टेक्निकली देखा जाए आपने 3 साल का प्रीमियम भरा है, फर्स्ट ईयर तो आप भूल जाइए, उसके बाद उसके अलावा जो बाकी के 2 साल के आपने प्रीमियम भरा है उसका 30% आपको वापस दे दिया जाएगा। ये डिसीजन आप तब ले पाएंगे कि आपको पेड अप रह के 22 साल तक वेट करना है या सरेंडर करना है। आप LIC से दोनों वैल्यूज पता कर लीजिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको फ्रीज करके रखना है कि आप उसे सरेंडर करके पैसे आज ही ले लें। अमूमन इन सिनेरियो में सरेंडर करने की ही सलाह दी जानी चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप 22 साल और वेट कर रहे हैं और उसमें कुछ भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलने वाला, तो इससे अच्छा आप पॉलिसी छोड़ दें, वही बेटर ज्यादातर में होता है। तो हमारा टेक यही है कि आपको ये पॉलिसी तुरंत से तुरंत सरेंडर कर लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि बीमा लेते समय पूरी और सही जानकारी बताना क्यों है बहुत जरूरी। मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। लेकिन अगला सवाल कटिहार बिहार से आनंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार आनंद, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मैं आनंद कुमार बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल है ये कि मुझे बार बार कंप्लेन किया जा रहा है कि HDFC का संपूर्ण लाइफ समृद्धि प्लान जो है वो प्लान लेने के लिए SIP का रिटर्न लंबे समय के लिए मतलब 10 से 15 साल के लिए कैसा रहेगा। तीसरा है कि टर्म प्लान का क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो एक एक करके इनके तीनों सवाल लेंगे। हर सबसे पहले तो ये जो प्लान की बात कर रहे हैं HDFC का संपूर्ण समृद्धि प्लान, ये कैसा है और क्या ये प्लान इन्हें ले लेना चाहिए। आनंद जी, पहली बात कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट आप एक प्योर कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में करिए। जैसे आपने म्यूचुअल फंड का नाम लिया है, मैं आपको बता दूं अगर आपका 15 साल का टाइम होराइजन है, आप 50,000 रुपया हर साल का निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप 4,000 रुपए का SIP हर महीने का शुरू करिए और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करते हैं सो रिटर्न्स जो आपको एंड ऑफ 15 ईयर्स मिलेंगे वो ये HDFC संपूर्ण समृद्धि पॉलिसी से कई ज्यादा मिलेंगे। ये पॉलिसी जो है वो एक ट्रेडिशनल लाइफ पॉलिसी है जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एनहांस्ड कैश पे आउट ऑप्शन है और दूसरा लाइफ कवर, एनहांस्ड लाइफ कवर। मैं कहूंगा अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप टर्म पॉलिसी लीजिए, HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट ले सकते हैं, जो कि वो कंसीडर भी कर रहे हैं यहाँ पर। एब्सोल्युटली। तो अगर आप टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट एक ऑप्शन है जो आप ऑनलाइन टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। उससे आपका जो रिस्क कवरेज है, जो टर्म पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लीजिए। बाकी के पैसे जो हैं वो या तो आप SIP म्यूचुअल फंड्स में करिए जो इक्विटीज में निवेश करते हैं, 15 साल का टाइम होराइजन आपके पास है, और एल्स आपने एक चीज अपने सवाल में ये भी लिखा था कि आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए। एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप SIP के रूट से इक्विटीज में करते हैं आपको एक फिगर गारंटीड नहीं बताया जाएगा। अगर आप गारंटीड चाहते हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं, वो है PPF या तो आप रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर लीजिए। इन दोनों सिनेरियोज में आपको ये जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उससे कई ज्यादा रिटर्न इन एनी केस मिलेगा। इक्विटी से करेंगे उसमें अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपको उससे भी ज्यादा रिटर्न मिले।
अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, मैं आपको बता दूं, आप दोनों जगह स्प्लिट कर लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 2000 कर लीजिए, बाकी आप चाहें तो पीपीएफ या रिकरिंग डिपॉजिट कर लीजिए। सो इस प्रकार आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ना कि ये पॉलिसी लेना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आनंद बिल्कुल क्लियरली आपको सलाह दी जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है म्यूचुअल फंड के जरिए वो तो आप करिए ही, लेकिन ये जो एचडीएफसी का प्लान है इसको आप बिल्कुल भी मत लीजिए। आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने से, हालांकि मैं कहूंगी कि आप बच गए हैं। टर्म प्लान जो कि आप कंसिडर कर रहे हैं अपने लिए, जल्द से जल्द ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नई दिल्ली से सुमित का सवाल जो कि हमें ईमेल के जरिए भेजा है। हर्ष, इन्हें दरअसल अपने लिए एक हेल्थ प्लान चाहिए। 2008 में इन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था, हालांकि अभी कह रहे हैं कि ये ठीक हो चुके हैं, लेकिन इन्हें हेल्थ कवर नहीं मिल रहा है। अपोलो म्यूनिक से इन्हें कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन उन्होंने इन्हें हेल्थ कवर देने से मना कर दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर अपनी बीमारी के बारे में छुपाएं तो क्या इन्हें हेल्थ कवर मिल जाएगा? वेल सुमित, पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, उसकी अंडरलाइंग जो बेसिस होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपकी एक इंडिविजुअल की अगर कोई हेल्थ के बारे में सबसे ज्यादा जानता है वो आदमी खुद है। तो जब आप पॉलिसी लेते हैं, ये आपकी फर्ज बनता है कि आप पॉलिसी में सारी डिटेल्स ऑनेस्टली डिस्क्लोज करें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के पास ये डिटेल्स जानने का। और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी आपसे मेडिकल टेस्ट करवा सकती है, जिससे वो आपकी हेल्थ पैरामीटर्स को भी जानती हैं। तो ये आपका बेसिस बनता है, जिसके बेसिस पे आप इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है। अब क्या होगा अगर आप ये पॉलिसी लेते वक्त अगर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी आपको शायद पॉलिसी इशू कर दे, डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ गया, क्या आपका वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है? पॉलिसी होल्डर के पास सिर्फ पॉलिसी आना ही एक मकसद होता है। पॉलिसी का इफेक्ट कब होता है? जब उसमें जो क्लेम आए वो आपको मिले। क्लेम के टाइम पे अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं बताई थी और उसकी वजह से आपका क्लेम आया है, वो आपका क्लेम डेफिनेटली नहीं देगी और आगे आपकी पॉलिसी कैंसिल भी कर देंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी हेल्थ स्टेटस है वो ऑनेस्टली अपनी प्रपोजल फॉर्म में डिस्क्लोज करें और फिर पॉलिसी ले, ताकि आपको कम से कम क्लेम मिलेगा। अभी आपके केस में मैं आपको सुझाव दूंगा कि अनफॉर्चुनेट है कि आपकी इतनी यंग उम्र में आपको ऐसी कोई बीमारी हुई है, लेकिन आपको कवरेज मिलना शायद थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी सिचुएशन में आपको शायद कवर नहीं देगी। एक चीज जो आप कर सकते हैं कि आप बाकी कंपनीज में अप्लाई करिए, बताइए कि आपके साथ 2008 में आपके साथ ऐसा हुआ था। ऐसा मुमकिन है कि कोई कंपनी आपको ब्रेन हैमरेज एंड उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो एक्सक्लूड करके आपको बाकी एलिमेंट्स के लिए आपको इंश्योरेंस दे दें। सो ये चीज आपको प्रयत्न करना होगा और हर कंपनी में एक बार अप्लाई करिए। उनसे ज्यादा से ज्यादा आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, जो आप मान के ही चल रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपके ब्रेन हैमरेज एंड कॉम्प्लिकेशंस देयर ऑफ वो पॉलिसी में से एक्सक्लूड करते हैं और बाकी एलिमेंट्स अगर आपके होते हैं, तो शायद आपको कवरेज मिल सकता है। सो कोशिश करिए, लेकिन ऑनेस्टली अपनी सारी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टेटस है या आपके साथ जो पास्ट में हुआ है वो आप इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म में डेफिनेटली भर के दीजिए। चलिए, सो मैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब कब बताएंगे कि क्या प्राइवेट कंपनियां क्लेम सेटलमेंट में करती हैं परेशान, क्या है सच, पूरी डिटेल देंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जो सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप यहाँ पर योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं और सवाल पोस्ट करने के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर डालें। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। सुनील कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ हैदराबाद से जी। मेरा प्रश्न ये है कि कुछ दिनों पहले मैंने देखा था तो उसमें ये बताया गया था कि इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है टर्म प्लान लेना। बिल्कुल जी। और दूसरा सवाल? हाँ, म्यूचुअल फंड या किसी और योजना में। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मैं सजेस्ट किया गया था कि आप वेबसाइट पर देख करके मिनिमम जो प्रीमियम जो होता है इंश्योरेंस के लिए वो आप उस पर जा सकते हैं। जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए के लिए एगॉन रेलिगेरे का इंश्योरेंस प्लान लिया है
तो उसमें लगभग मेरी उम्र लगभग 40 साल के करीबन है, तो उसमें मैंने 18,000 रुपए प्रति वर्ष के करीबन प्रीमियम आ रहा है। ठीक है। तो हमारे कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से अगर लेते हैं इंश्योरेंस आप, तो उसमें तो रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, या ना कि ऐसी कंपनियों से जिसमें कि कभी मान लीजिए हो सकता है कि आप कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है तो उसमें होता है आपका पैसा वापस ना मिले, या फिर हो सकता है कि आपको कंपनी दबाव डाले कि नहीं आप 40 लाख रुपए में सेटल कर लीजिए मैटर, या फिर ये भी दबाव डाल सकती है कि नहीं आपके जो व्यक्ति था उसने इंश्योरेंस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया है। जी, तो इसलिए भी मतलब। सुनील जी, आप काम क्या करते हैं? जी, मैं एक एक्चुअली रिसर्च लेबोरेटरी है, तो उसमें मुझे हम कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो हमें कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है। तो हम कभी कभी इंडस्ट्रीज को जाते हैं, मान लीजिए ट्रेवल करते हैं थोड़ा बहुत, इंडस्ट्रीज में जाते हैं। वैसे तो ऑफिस का काम है, लेकिन फिर भी कभी इंडस्ट्रीज को ट्रेवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है अलग अलग देश के विभिन्न भागों में। तो आपने अपनी प्रोफेशन की डिटेल्स एगॉन रेलिगेयर की पॉलिसी लेते वक्त दी थी उन्हें? हाँ, हमने दी है उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल को मान लीजिए अगर हमें कुछ हो जाता है, उस केस में अगर मान लीजिए कंपनी ये दबाव ना डाले हमारे परिवार के लोगों पे कि नहीं वो उन्होंने ये तो कंडीशंस नहीं थी। बिल्कुल, आपका सवाल यहाँ पे समझ चुके हैं सुनील। हर्ष, बेसिकली ये क्लेम सेटलमेंट के बारे में ही जानना चाहते हैं कि क्लेम सेटलमेंट के दौरान क्या कंपनियां किसी तरह की आनाकानी कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और अगर करती हैं तो किन बेसिस पे, किन शर्तों पर करती हैं। मुझे लगता है कि अगर ये पॉलिसी लेते वक्त अपनी डिटेल्स बिल्कुल सही दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्लेम करते वक्त या लेते वक्त। एब्सोल्युटली सुनील जी, अगर आपने पॉलिसी लेते वक्त अपनी प्रपोजल फॉर्म में आपने सारी डिटेल्स ऑनेस्टली फिल करके दी है इंश्योरेंस कंपनीज को, तो आपके क्लेम के टाइम में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपका जो कंसर्न था कि प्राइवेट कंपनीज आपको परेशान करती हैं और क्लेम देते वक्त आपकी फैमिली से शायद नेगोशिएट करें कि आपको 1 करोड़ की जगह खाली 40 सुना है कहीं से। एब्सोल्युटली, तो ऐसा सुनील जी नहीं होता है। सारी कंपनीज LIC हो या प्राइवेट कंपनीज हो, सभी एक IRDA के अंडर में रेगुलेट होती हैं, और जो सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं कवरेज के वो आपके डॉक्यूमेंट में बना के दिए जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप क्लेम के टाइम पे आपसे बोलें कि 40 लाख ले लीजिए, या तो आपका क्लेम एलिजिबल होता है पेमेंट के लिए या तो नहीं होता है। अगर नहीं है तो आपको कोई भी पैसे आपकी कंपनी को नहीं दिए जाते हैं, और नहीं देने के कारण ये होते हैं कि आपने जैसे अपने प्रपोजल फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं किया हो, या पॉलिसी लेते वक्त कुछ अगर आपने कुछ गड़बड़ हुई हो पॉलिसी लेते वक्त, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी डाउट करती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है या वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया गया है, मेडिकल्स अरेंज किए गए हैं। ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं तब जाके आपके क्लेम में डाउट आता है। और अगर क्लेम पेएबल है जिसमें सब कुछ नीट एंड क्लियर है तो फिर नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं है उसके अंदर। मैं आपसे कहूंगा कि आपने एगॉन रेलिगेयर की पॉलिसी ली है, अगर आपने सब कुछ डिस्क्लोज किया है, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। या आप अपने मन से डर हटा दीजिए, टर्म पॉलिसी लेना ठीक है। एगॉन रेलिगेयर में सिर्फ एक चीज है कि उनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा लो है जब हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं। उनका करीबन 66% है, जब बाकी हम दूसरी प्राइवेट कंपनीज में देखते हैं वो 95-96% तक भी है। प्रीमियम एक पैरामीटर है पॉलिसी चूज करने के लिए, लेकिन आपके लिए और बाकी दर्शकों के लिए भी बता दूं कि पॉलिसी लेते वक्त आप सिर्फ प्रीमियम पे ध्यान ना दें, कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए, उनकी पेरेंटेज देखिए कि उनके जो प्रमोटर्स हैं वो कौन है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। इस बेसिस पे अगर कोई कंपनी है जो आपसे ज्यादा प्रीमियम मांग रही है लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे बहुत अच्छे रैंकिंग है, मैं सुझाव दूंगा कि आप वो कंपनी पे लीजिए, ना कि सिर्फ प्रीमियम देके कोई जो सबसे सस्ता हो। सुनील जी, आप अपने मन से डर हटा दीजिए। पॉलिसी आपने सही भरा है कि नहीं, उसका फॉर्म की कॉपी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ में आई है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए और फिर निश्चिंत होकर अपने परिवार को बोलिए कि अगर कोई क्लेम आता है तो उन्हें वो क्लेम मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उनके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं, वो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं जिससे वो अपनी शिकायत दर्ज करें, और जो मेरिट्स होंगे केस के उसके बेसिस पे क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा वो ऑम्बुड्समैन ऑफिस डिसाइड करता है। लेकिन हर्ष, अगर मैं प्रीमियम के पैरामीटर्स पर ही जानना चाहूँ तो क्या सरकारी कंपनी से लिया हुआ बीमा कम प्रीमियम पर आता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज? जी नहीं, LIC के अगर हम टर्म पॉलिसीज देखें, जो रेगुलर ऑफलाइन, LIC के पास ऑनलाइन टर्म प्लान अभी तक नहीं है। अगर हम ऑफलाइन पॉलिसीज कंपेयर करें तो LIC के प्रीमियम्स डबल हैं फ्रॉम ऑल द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। अगर हम ऑनलाइन पॉलिसीज से कंपेयर करते हैं, ऑनलाइन पॉलिसीज ऑफलाइन से करीबन 30-40% चीपर है। बिल्कुल। अगर हम ऑनलाइन पॉलिसी से कंपेयर करेंगे तो प्रीमियम लगभग LIC का 3 गुना ज्यादा है। अगर आपको पॉलिसी लेनी है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप LIC से शायद आप 3 गुना ज्यादा देके लेना, इट्स नॉट लॉजिकल। जी बिल्कुल।
आप अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रेपुटेशन, आपके पास प्राइवेट कंपनीज में भी ऑप्शंस हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% एंड अबव है। HDFC है, ICICI, SBI, कोटक, आप इन कंपनीज की अगर पॉलिसीज लेते हैं तो आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि जो उनका क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड है या जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, क्लेम देने की ताकत जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो इन कंपनीज की भी सफिशिएंट है और आप निश्चिंत होकर 1/3 कॉस्ट देके आप पॉलिसी अपने आप का कवरेज ले सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।